नमस्ते एंड हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सबका फिर से हमारे एजुकेशन चैनल दून जी के वैली में। आज है 1 मई और आज का दिन होता है इंटरनेशनल लेबर डे, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। चलिए आज की क्लास में हम कुछ डेली करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, लेकिन एक नई तरीके से, राइट। हम इनको असर्शन और रीज़न की फॉर्म में डिस्कस करेंगे। ये जनरली क्वेश्चन आपने पहले भी कर रखे हैं कि इसमें क्या होता है कि आपको दो स्टेटमेंट दे रखी होती है, एक होता है अभिकथन और एक होता है कारण, और आपको कुछ कोट्स दे रखे होते हैं वहाँ पे, राइट। कि जो पहला कथन है या दोनों कथन सही हैं और जो दूसरा कथन है पहले कथन को एकदम करेक्टली एक्सप्लेन करता है, ठीक है, राइट। ये दोनों कथन सही हैं लेकिन आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, डी ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। तो इनके कोड्स दे रखे होते हैं, ठीक है, राइट ना। आपको इनको मार्क करना होता है ABCD, राइट। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो मैंने आपको टॉपिक्स दे रखे हैं ऑलरेडी थोड़ी सहूलियत के लिए आपके कि ये किस चीज़ के रिगार्डिंग है। तो पहले है हमारा हीट वेव्स इन इंडिया। ये सारे आपके करंट अफेयर्स से रिलेटेड होंगे, ठीक है। जो भी करंट अफेयर्स में चल रहा है उसका टॉपिक मैंने ऊपर लिखा हुआ है इसके अंदर, फाइन। क्वेश्चन फर्स्ट, हीट वेव्स इन इंडिया, भारत में लू। असर्शन क्या था आपका कथन? हीट वेव्स इन इंडिया आर बिकमिंग मोर फ्रीक्वेंट एंड इंटेंस। भारत में लू की घटनाएं अब ज़्यादा बार और ज़्यादा तेज हो रही हैं। रीज़न कहता है आपसे, क्लाइमेट चेंज एंड अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट कंट्रीब्यूट टू राइजिंग टेम्परेचर। जलवायु परिवर्तन और अर्बन हीट आइलैंड प्रभाव तापमान में वृद्धि में योगदान देते हैं, ठीक है। तो ये हमारी जो सबसे पहली क्लास थी उसमें मैंने कॉजेज़ में पढ़ाया था आपको कि हीट वेव्स के क्या क्या कॉजेज़ होते हैं, ठीक है, राइट। तो ये हीट वेव्स दे आर बिकमिंग मोर फ्रीक्वेंट एंड इंटेंस, तो ये तो सही है, ठीक है, राइट। ये पहला स्टेटमेंट आपकी सही है। सेकंड जो इसका रीज़न है, ये दोनों इसके कॉजेज़ होते हैं, राइट। एक तो क्लाइमेट चेंज और अर्बन हीट आइलैंड जो आपके टेम्परेचर्स को बढ़ा देते हैं। फर्स्ट क्लास में हमने ये चीज़ें डिस्कस करी थी। तो इसको जो कोड लगेगा इसके अंदर वो लगेगा आपका ए, राइट। कि मतलब ए और आर दोनों ही सही हैं और आर ए को करेक्टली एक्सप्लेन करता है। देखिए अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट क्या होता है, एक शहरी ऊष्मादीप प्रभाव आप इसे कह सकते हैं। जैसे आपकी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, दिल्ली, अहमदाबाद, ठीक है, ये हीट को ट्रैप कर लेते हैं। कैसे? अब एक तो देखिए आपका मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में एक टोटली कॉन्क्रीटाइजेशन हो चुका है, ठीक है। मतलब हर चीज़ सीमेंट की, आपके मैदान भी होंगे वो भी सीमेंटेड हैं, रोड भी एसफॉल्ट्स की हैं, ठीक है। बिल्डिंग्स की तो आप बात छोड़ दीजिए, A to Z। वेजिटेशन बहुत कम होता है, ठीक है, राइट। आपने देखा होगा कि जहाँ पेड़ होते हैं वहाँ पे टेम्परेचर कम होता है, रादर जहाँ पे पेड़ नहीं है। और अगर हम बात करें फिर जो व्हीकल से, एसी से जो वेस्ट हीट निकलती है, अब क्योंकि आप मेट्रोपॉलिटन में रह रहे हैं तो लोगों की जो परचेज पावर कैपेसिटी होती है, मतलब राइट वो अच्छी होती है, तो दे कैन अफोर्ड व्हीकल्स एंड एसीज। बट ये भी आपके हीट रिलीज करते हैं, ओके। तो एक क्या होता है कि आपका ना एक ऐसा एरिया बन जाता है वो कि जहाँ पे सिर्फ गर्मी ही गर्मी है, ठीक है। ये होता कैसे, देखिए जो कंक्रीट स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, ये हीट को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं और जो उनका हीट रिलीज करने का रेट होता है वो बहुत स्लो होता है। तो क्या होता है कि पहले तो आपके जो डेज होते थे गर्म होते थे और जो रात होती थी ठंडी हो जाती थी, बट अब ऐसा नहीं होता। कॉन्क्रीटाइजेशन के बाद जो नाइट टेम्परेचर्स है वो भी काफ़ी हाई रहता है, ठीक है, कूलिंग हो नहीं पाती। और उससे क्या होता है कि जब नेक्स्ट डे स्टार्ट हो जाएगा तो आपकी वही दोबारा साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। तो यानी जो आपका गर्मी का तनाव है वो लंबे समय तक बना रहता है, ओके। तो इसको बोलते हैं अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। आपने देखा होगा ये डायग्राम, मैंने आपको फर्स्ट क्लास में भी दिखाया था, तो आप देख सकते हैं कंक्रीटाइजेशन है सारा, ओके। और जो अर्बन एरिया होता है वो जनरली हॉटर होते हैं एज़ कम्पेयर टू आपके रूरल एरियाज, क्योंकि वहाँ पे वेजिटेशन ज़्यादा है, ग्रीन स्पेस काफ़ी अच्छा है, ओके। तो गर्मी कम होगी, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, कॉन्क्रीटाइजेशन ज़्यादा है और जो ग्रीन स्पेस है वो बहुत ज़्यादा कम है। फिर ये काफ़ी डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं, ओके। गाड़ियाँ हैं, इंडस्ट्रीज़ है, तो काफ़ी सारे ऐसे रीज़न है कि मतलब आपके जो टेम्परेचर है वो बढ़ता ही जाता है और जो हीट रिलीज होती है टू द एटमॉस्फेयर वो भी जो उसका रेट होता है काफ़ी स्लो होता है, फाइन। सेकंड क्वेश्चन, ये है आपका भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र से, जिसको आप I4C कहते हैं, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। असर्शन ये कहता है आपसे, I4C प्लेज अ रोल इन टैकलिंग साइबर क्राइम्स इन इंडिया। I4C भारत में साइबर अपराध से निपटने में भूमिका निभाता है। रीज़न जो है वो है I4C फंक्शंस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT। I4C इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।
तो पहला तो ये जो कथन है ये सही है आपका, जो अभी कथन दे रखा है आपको असर्शन कि I4C प्लेज अ रोल इन टैकलिंग साइबर क्राइम्स इन इंडिया, तो ये सही है। अब देखिए बी अगर सही भी होगा तो इसको करेक्टली एक्सप्लेन नहीं करेगा ये, ठीक है, लेकिन बी खुद में सही नहीं है क्योंकि जो I4C है वो आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है, ठीक है राइट, नॉट की मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT के अंदर। तो ये गलत हो जाएगा आपका। तो जो उसके अंदर कोड लगेगा वो कौन सा लगेगा आपका, सी, ठीक है राइट। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, इसके अंदर कौन सा कोड लगेगा आपका, सी। ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, I4C इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है राइट। और जो I4C है ये क्या है आपका, ये एक नोडल पॉइंट है आपके साइबर क्राइम्स को एड्रेस करने के लिए। और कहाँ पे है ये आपका, न्यू दिल्ली के अंदर, राइट। आप इसकी वेबसाइट्स देख सकते हैं www.cybercrime.gov.in, ये इसकी हेल्पलाइन नंबर है, ओके, एंड इट इज़ अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, फाइन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ओपेक इन इंडिया। तो ठीक है, क्रूड ऑयल तो अभी काफ़ी हॉट टॉपिक रहे हैं करंट अफेयर्स के अंदर भी। तो पहला कथन आपसे कहता है, असर्शन कहता है कि इंडिया इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन ओपेक डिसीजन मेकिंग। भारत ओपेक के निर्णय लेने की प्रक्रिया में सीधे तौर पर शामिल है। रीज़न, इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑयल इम्पोर्टर्स इन द वर्ल्ड। भारत दुनिया के सबसे बड़े तेल आयातकों में से एक है। तो चलिए लेट्स फाइंड आउट। तो पहला कथन है कि इंडिया इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन ओपेक, तो ये गलत है। इंडिया ना तो इसका मेंबर है ना ही वो इसका ऑब्जर्वर है, ठीक है। ये जो ऑयल प्रोड्यूसिंग एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट कंट्रीज हैं, ठीक है राइट, ना ओपेक जो आपका है, तो इसका ना ही मेंबर है इंडिया ना ही इसका ऑब्जर्वर है, तो डिसीजन लेने की बात तो बहुत दूर की रही। तो ए इसके अंदर गलत हो गया। बाकी जो इसके अंदर सेकंड स्टेटमेंट है कि इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर्स इन द वर्ल्ड, तो ये खुद में सही है, ये कथन खुद में सही है। तो जिसके अंदर कोड लगेगा वो डी लगेगा आपका, ठीक है। यानी मतलब ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू, इंडिया इज़ नॉट अ मेंबर। अब बाकी हम बात करें तो ये सही है कथन सेकंड वाला कि जो इंडिया है वो वर्ल्ड के अंदर थर्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ क्रूड ऑयल है। उससे आगे आपके फिर US और चाइना आते हैं। और मतलब 85% तक मतलब जो आपकी रिक्वायरमेंट्स होती है इंपोर्ट्स के थ्रू ही मेट होती है, राइट। अभी 2026 के अंदर मतलब इंडिया ने अराउंड 4.7 मिलियन बैरल्स पर डे इंपोर्ट किया है। तो ये भी हमने एक क्लास में पढ़ा था कि जो बैरल्स होती है क्रूड ऑयल की एक यूनिट होती है। और कौन से सप्लायर्स के ऊपर इंडिया ज़्यादा हैविली डिपेंड करता है, आपके रशिया, सऊदी अरेबिया एंड इराक, ओके। तो हमारा सेकंड इसके अंदर कौन सा कोड लगेगा आपका, डी, ओके। ये भी हॉट टॉपिक है आपका, UAE ने एग्जिट कर दिया है ओपेक से। तो ओपेक एंड UAE assertion, कथन कहता है आपसे, द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स डिसाइडेड टू एग्जिट ओपेक टू इंक्रीज इट्स ऑयल प्रोडक्शन कैपेसिटी इंडिपेंडेंटली। तो इस कथन के अंदर भी आप लगा लीजिए, एक कथन ये है और इसका एक सब स्टेटमेंट आप ये लगा लीजिए। संयुक्त अरब अरब अमीरात ने अपनी तेल उत्पादन क्षमता को स्वतंत्र रूप से बढ़ाने के लिए ओपेक से बाहर निकलने का निर्णय लिया। रीजन, OPEC imposes production quotas on member countries to regulate global oil supply and prices. OPEC वैश्विक तेल आपूर्ति और कीमतों को विनियमित करने के लिए सदस्य देशों पर उत्पादन कोटा लागू करता है। तो UAE ने एग्जिट कर लिया, ये सही है, और वो अपनी ऑयल प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाना चाहता था, तो ये कथन सही है, ठीक है। ये उसका कंसर्न था कि वो अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाना चाहता था। बट ओपेक क्या करता है कि ओपेक अपने हर मेंबर के ऊपर एक कोटा फिक्स करके रखता है, उससे ऊपर वो अपने प्रोडक्शन नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब बावजूद आप उससे ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं, बट आपको एक लिमिट दे रखी है, आप उससे ऊपर नहीं जा सकते। तो UAE का कंसर्न यही था, इसलिए UAE ने इसको एग्जिट मार दिया, राइट। हाँ, मुझे अभी मैं ये नहीं कह सकती कि मतलब कम्प्लीटली UAE ने विड्रॉल कर लिया है, ओके, बट ये है कि एग्जिट हो गया है वो, राइट। तो इसके अंदर जो हमारा कोड लगेगा कौन सा लगेगा, वो आपका ए लगेगा। और जो ग्लोबल माना जा रहा है कि इट विल इम्पैक्ट ग्लोबल ऑयल प्राइजेस, मतलब अभी आप देख ही रहे हैं कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के अंदर जो कंडीशंस है वॉलेटाइल चल रही है, ठीक है। तो जो वॉलेटिलिटी है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है राइट, कि अभी सर्कमस्टांसिस कैसे होंगे। UAE का कंसर्न क्या था कि उसका किस चीज़ों पे कंसर्न था कि भाई जो मेंबर स्टेट्स हैं, ठीक है राइट ना, उनके प्रोडक्शन कोटास में डिफरेंसेस हैं। मेरे ख्याल से UAE इस ग्रुप के अंदर भी थर्ड पे आता है शायद प्रोडक्शन के अंदर, ठीक है, आई माइट बी रॉन्ग बट शायद थर्ड पे आता है। और उसका UAE का कंसर्न ये था कि भैया मुझे जो प्रोडक्शन बेस लाइन है वो मतलब हायर चाहिए, ठीक है राइट ना, मुझे अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ानी है। वो किस लिए था, वो एकदम से नहीं हुआ, क्योंकि UAE ना काफ़ी टाइम से अंदर इसके अंदर अपनी इस फैसिलिटी के अंदर इन्वेस्ट कर रहा था, मतलब इस डोमेन के अंदर, कि वो अपनी जो आउटपुट कैपेसिटी है उसको बढ़ाना चाहता था। तो आप बढ़ाओगे तभी जब आप इन्वेस्ट करोगे, वो इन्वेस्ट कर चुका है। इतना चाहता है कि मतलब 5 मिलियन बैरल्स पर डे, मतलब कि वो अपनी कैपेसिटी बढ़ा ले, ठीक है राइट।
वो बढ़ा तो सकता है, बट क्या होगा कि उसके ऊपर कोटा लगा हुआ है, ठीक है राइट ना, एक लिमिट है, तो वो उसको क्रॉस नहीं कर सकता। तो एक ही आपके पास फिर एक ऑप्शन बचता है कि आप ओपेक से एग्जिट ले लो, ठीक है राइट। और ओपेक क्या करता है कि जो प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है थ्रू कोटास, राइट, वो क्या करेगा भाई, इसका पर्पस क्या होता है जनरली कोटास देने का, कि एक तो जो कंट्रोल सप्लाई है उसको कंट्रोल करके रखना। इससे क्या होगा कि आप जो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस हैं इनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। सप्लाई बढ़ा दी तो प्राइसेस कम हो गए, सप्लाई कम कर दी तो प्राइसेस हाई हो गए, ठीक है राइट। कोटा लगाने से फिर क्या हो जाता है कि कोई भी कंट्री कितना ही प्रोड्यूस कर सकती है, बट वो नहीं कर सकती जब जितना उसको कोटा दिया गया है उससे ज़्यादा, ठीक है। भले ही वह इससे ज़्यादा उत्पादन करने में सक्षम हो, लेकिन वो उत्पादन उससे ज़्यादा नहीं कर सकता, इस पर वो रोक लगाता है। तो इसके अंदर हमारा जो कोड है वो सही होगा। ये भी आजकल हॉट टॉपिक चल रहा आपका जुडिशियल रिक्यूजल, न्यायिक स्वनिवृत्ति, ठीक है, दिल्ली हाई कोर्ट और अरविंद केजरीवाल जी। तो कथन पहला कहता है आपसे, जुडिशियल रिक्यूजल हेल्प्स मेंटेन इम्पार्शियलिटी इन कोर्ट्स, न्यायिक स्वनिवृत्ति अदालतों में निष्पक्षता बनाए रखने में मदद करती है। तो ये कथन सही है। रीज़न है इसका जो वो ये है कि जजेस विड्रॉ फ्रॉम केसेस वेयर दे मे बी अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, न्यायाधीश उन मामलों से स्वयं को अलग कर लेते हैं जहां हितों के टकराव होने की संभावना होती है। तो ठीक है, ये दोनों कथन सही हैं, और जो सेकंड स्टेटमेंट है वो फर्स्ट को करेक्टली एक्सप्लेन करती है, तो उसके अंदर कोड ए लगेगा इसके अंदर, ठीक है राइट। कौन सा इसके अंदर कोड लगेगा आपका, कोड ए। तो जुडिशियल रिक्यूजल क्या है कि जब भी जज को लगता है कि एक पॉइंट आएगा कि जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट होगा या देयर इज अ लाइकलीहुड ऑफ बायसनेस, ठीक है, तो इंश्योर करने के लिए कि भाई जो जस्टिस हो वो इम्पार्शियल हो एकदम, ठीक है राइट ना, फेयर हो, तो जजेस क्या कर लेते हैं, वो अपने आप को विड्रॉ कर लेते हैं उस केस से, ठीक है। जो भी जज है वो अपने आप को विड्रॉ कर लेगा उस केस से। हाँ, बट एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये मैंडेटरी नहीं है कि ये कोई लॉ बना हुआ है ऐसे करके, ये जजेस के डिस्क्रिप्शन के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब कि उनकी आत्मा अंदर से बोले उनसे कि भैया आप अलग हो जाओ, राइट। तो अभी आपने देखा होगा कि ये न्यूज़ में चल रहा है काफ़ी, अरविंद केजरीवाल का। ओके, सिंपल वर्ड्स में आप कह सकते हैं कि व्हेन अ जज सेज आई विल नॉट हियर दिस केस बिकॉज इट मे अफेक्ट माय न्यूट्रलिटी, ठीक है। जब कोई न्यायाधीश कहता है मैं इस मामले की सुनवाई नहीं करूंगा क्योंकि इससे मेरी तटस्थता प्रभावित हो सकती है। और ये जो प्रैक्टिस है, इट इज़ रूटेड इन द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर आधारित है। और इसका मतलब यही होता है कि नो वन शुड बी अ जज इन देयर ओन कॉज, ठीक है, अर्थात किसी भी व्यक्ति को अपने ही मामले में न्यायाधीश नहीं होना चाहिए। ओके, क्वेश्चन 6, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का निर्वाचन आयोग, वेस्ट बंगाल में इलेक्शन चल रहे थे, खत्म हो गए। और असर्शन ए, ठीक है, ये कहता है आपसे, इलेक्शन कमीशन इंश्योर्स फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन इंडिया, निर्वाचन आयोग भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करता है। रीजन, दूसरा कथन, इट डिराइव्स इट्स पावर्स फ्रॉम आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसे अपनी शक्तियां संविधान के अनुच्छेद 324 से प्राप्त होती हैं। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं कह सकती कि जो ये सेकंड स्टेटमेंट डायरेक्टली इस चीज़ को एक्सप्लेन करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा कोड होगा ना वो बी लगेगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। कई बार आप इसके अंदर ए कर देंगे बट ये इसको डायरेक्टली एक्सप्लेन नहीं करता, ठीक है राइट। तो उसके अंदर कोड बी लगेगा आपका। ओके, बोथ ट्रू बट आर डजन डायरेक्टली एक्सप्लेन फ्री एंड फेयर इलेक्शन, डायरेक्टली नहीं करता, ठीक है, डायरेक्टली है, कुछ गाइडलाइंस वगैरह मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ओके राइट। तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है, आप सबको पता है। और जो भी आपके इलेक्शंस होते हैं पार्लियामेंट के, स्टेट लेजिस्लेचर्स के, ये जो प्रेसिडेंट ऑफिस या वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस होते हैं उसको सुपरवाइज कौन करता है, आपका ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और उसको ये शक्ति कहाँ से मिलती है, उसको अधिकार मिलता है आपके अनुच्छेद 324 से, आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और अगर हम बात करें इंडिपेंडेंस और ऑटोनॉमी की, स्वतंत्रता और स्वायत्तता के बारे में, तो जो कमिश्नर्स होते हैं, जो उनका सिक्योरिटी ऑफ मतलब जो टेन्योर और प्रोटेक्शन है, ठीक है राइट ना, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर प्रोटेक्शन है, वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तरह होती हैं, ठीक है राइट। जैसे उनको मिला हुआ अधिकार वैसे ही इनको भी मिला हुआ है। बाकी जो एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस से इनके फंक्शंस फ्री होते हैं, कार्यपालिका हस्तक्षेप नहीं कर सकती, विच इज़ द बैकबोन ऑफ न्यूट्रलिटी, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी से। तो पहला कथन आपसे कहता है असर्शन, एआई पॉलिसीज इन इंडिया स्टेट्स एम टू बूस्ट एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, भारत के राज्यों में एआई नीतियों का उद्देश्य रोजगार को बढ़ावा देना है।
दूसरा कथन है आपका, AI हैज़ नो रोल इन गवर्नेंस एंड पब्लिक सर्विस डिलीवरी। शासन और सार्वजनिक सेवा वितरण में AI की कोई भूमिका नहीं है। तो ये स्टेटमेंट तो एकदम डायरेक्टली कैंसिल आउट हो जाता है, ये राइट। आपने बहुत सारे ऐसे आपके डेली एग्जांपल्स हैं जब आप AI से इंटरेक्ट करते हो, तो ये वाला तो कथन सही है पहला आपस में कि AI इज़ राइट, बट जो इसके अंदर आ रहा है वो गलत है। तो इसके अंदर हमारा कोड C लगेगा, ठीक है। कौन सा कोड लगेगा आपका? कोड C। और अभी अक्रॉस इंडिया मतलब बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसीज़ को रोल आउट कर रहे हैं, इनोवेशन के लिए नहीं, मतलब सिर्फ इनोवेशन के लिए नहीं, जॉब्स क्रिएट करने के लिए, जो आपके स्किल्स हैं उनको अपग्रेड करने के लिए, इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है राइट। देयर आर मैनी रीजंस। ओके, तो जैसे अगर आप गवर्नेंस एंड पब्लिक सर्विस डिलीवरी की बात करें तो देखिए, आप डेटा एनालिसिस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ AI, ठीक है राइट, जो आपके पॉलिसी मेकिंग में आपकी हेल्प करेगा। फाइन। फिर आप प्रेडिक्टिव एनालिसिस कर सकते हैं कि जैसे डेटा से आप फाइंड आउट कर लेंगे कि आपके क्राइम हॉटस्पॉट्स कौन से हैं, कहाँ पे डिजीज़ आउटब्रेक्स हो सकते हैं, ठीक है, या पास्ट में हुए थे तो फ्यूचर में कहाँ पे हो सकते हैं। तो इट हेल्प्स इन एविडेंस बेस्ड गवर्नेंस, राइट। तो ये है। प्लस आपके जो चैटबॉट्स होते हैं, आपने काफ़ी सारी ऐप्स देखी होंगी रेलवे के, कोई भी हेल्थ की, तो वहाँ पे आपके चैटबॉट्स होते हैं, आप उनके साथ अपनी क्वेरी डालिए, वो आपको वहाँ पे एकदम स्टेटस बता देंगे या रिप्लाई करेंगे, ठीक है राइट। तो ये पब्लिक सर्विस डिलीवरी के अंदर आ गए। फिर आपके ऑटोमेटेड ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम्स होते हैं कि मतलब आपने कोई जैसे बिजली का हो गया, ठीक है राइट ना, आपने कंप्लेंट कर दी राइट, वो वहाँ पे जाएगी ऑटोमेटिकली, फिर आपको स्टेटस बता देंगे कि हाँ भैया ये चीज़ हो चुकी है। ओके, या आपने कोई चीज़ अप्लाई करा किसी चीज़ के लिए, तो वो ऑटोमेटिकली मतलब वहाँ से आपको स्टेटस उसने बता दिया कि भाई ये चीज़ हो गई कि नहीं होगी। मतलब बहुत सारे ऑप्शन हैं जिसमें आप डेली AI से इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है राइट। तो ये वाला जो हमारा सेकंड कथन था वो गलत था, ठीक है, वो डायरेक्टली कैंसिल आउट हो गया था। ओके, नेक्स्ट हो गया आपका फिर अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। ये दोबारा इसके ऊपर आ गया, शहरी ऊष्माद्वीप प्रभाव। तो चलिए देखते हैं, ये तो शायद आप पढ़ के खुद ही कर लेंगे। असर्शन कहता है आपका, अर्बन एरियाज आर ऑफन वार्मर देयर सराउंडिंग रूरल एरियाज, ठीक है। शहरी क्षेत्र अक्सर आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अधिक गर्म होते हैं, बिल्कुल सही है, हमने देख लिया। कंक्रीट स्ट्रक्चर्स एंड ह्यूमन एक्टिविटीज ट्रैप हीट इन सिटीज। कंक्रीट की संरचनाएं और मानवीय गतिविधियां शहरों में ऊष्मा को रोक कर रखती हैं, ठीक है। ये बिल्कुल सही है, मतलब इसके अंदर दोनों ही कथन आपके सही हो जाएंगे। और ये शहरी हीट आइलैंड जो प्रभाव था हमने वो देख लिया था, ठीक है राइट। हमने देख लिया था कि ये कंक्रीटाइजेशन होता है, और जो आपके जो रूरल एरियाज़ होते हैं वो ज़्यादा ठंडे होते हैं एज़ कम्पेयर टू अर्बन एरियाज, ठीक है। ये कंक्रीट का पूरा आप जंगल ही समझ लीजिए, ये वुड्स के होते हैं तो ये कंक्रीट के जंगल हैं आपके, राइट। तो हमने ये चीज़ मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दी कि जो कंक्रीट होते हैं, एस्फाल्ट या ब्रिक्स हैं, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में आपके जो सोलर रेडिएशन है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ओके। और फिर ये उसको हीट को स्टोर करके रखते हैं और बहुत स्लोली उसको रिलीज़ करते हैं एट नाइट। आप कभी देखिएगा अपने जैसे शाम के टाइम अपने जो घर की दीवार होगी उस पर हाथ लगा के आप देखिए ना, मतलब वो दिन में इतनी गर्म नहीं होती, लेकिन जब आप शाम को उसके पास जाएंगे तो यू कैन फील द रेडिएशन, आपको रेडिएशन दिख जाएगा, मतलब फील कर सकते हैं आप उसको, बोलूँ। ओके, तो इससे क्या होता है कि सिटी स्टे हॉट इवन इवन आफ्टर सनसेट, क्योंकि भैया गर्मी तो निकल ही नहीं पा रही ना। फिर अगर हम और ऑप्शन की बात करें तो लो रिफ्लेक्टिविटी, एल्बीडो, जिसको आप कहते हैं कि मतलब आपने देखा होगा जो वाइट होता है वो रिफ्लेक्ट कर देता है, जो डार्क है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, राइट। अब जो अर्बन सरफेसेस होते हैं जनरली डार्क होते हैं, ओके, तो ये क्या करेंगे, ये ज़्यादा जो सनलाइट है उसको एब्जॉर्ब करते हैं, ओके। और हम बात करें जो वेजिटेशन होते हैं ये ज़्यादा रिफ्लेक्ट करते हैं आपके सनलाइट को, और ठंडा भी रखते हैं विया एवेपरेशन, ओके। तो जितना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा उतना ज़्यादा हाइयर टेम्परेचर रहेगा, यानी आपका फिर हीट वेव हो जाएगी, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ओपेक एंड ओपेक प्लस पे, ठीक है। आपका पहला कथन कहता है आपसे कि ओपेक प्लस इंक्लूड्स ओनली ओपेक मेंबर कंट्रीज। ओपेक प्लस में केवल ओपेक के सदस्य देश शामिल हैं। कथन दूसरा यानी रीजन कहता है आपसे, ओपेक प्लस इज एन अलायंस बिटवीन ओपेक एंड नॉन ओपेक ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज लाइक रशिया। कारण, ओपेक प्लस ओपेक और रूस जैसे गैर ओपेक तेल उत्पादक देशों के बीच में एक गठबंधन है। अब या तो इसके अंदर ये कथन सही होगा या ये कथन सही होगा, दोनों में से एक ही हो सकता है, ठीक है। देखिए, जो ओपेक प्लस इंक्लूड्स ओनली ओपेक, जहाँ भी ओनली आए ना, ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा, यूपीएससी के अंदर ही बहुत ही होता है कि जहाँ पे ओनली होगा ना, मतलब उस पर आप ध्यान दीजिएगा कि या तो ज़्यादातर नेगेटिव होता है, मतलब वो आंसर गलत होता है आपका।
तो ये कथन हमारा गलत है, ओनली वाला, ठीक है राइट ना। ओपेक मेंबर होते हैं प्लस इसके अंदर नॉन ओपेक ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं वो भी होती है इसके अंदर, ठीक है राइट। ओके, तो जिसके अंदर हमारा कोड लगेगा वो डी लगेगा, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा कौन सा कोड लगेगा, आपका डी लगेगा। तो जैसे ओपेक के मेंबर्स हो गए, ठीक है, इराक है, कुवैत है, ईरान है, राइट, यूएई है, अफहड़िया है, सऊदी अरेबिया है, अंगोला है, वेनेजुएला है, ठीक है राइट। तो ये आपके ओपेक हो गए। ओपेक प्लस हो गए आपके ये वाले, ठीक है, मैक्सिको, रशिया, कजाकिस्तान, मलेशिया, राइट। तो ये आपके नॉन ओपेक प्रोड्यूसर्स हो गए, स्पेशली रशिया, मतलब इसमें अगर देखा जाए तो यहाँ पे रशिया है और इसके अंदर सऊदी अरेबिया होगा लीडर जिनकी आप बात कर लें वो ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। ये भी हमने शायद अपनी सेकंड क्लास में इसके ऊपर एक काफ़ी अच्छे क्वेश्चन किए थे। तो एस सी ओ, असर्शन ये कहता है आपका, एस सी ओ फोकसेज ऑन रीजनल सिक्योरिटी एंड काउंटर टेररिज्म। एस सी ओ क्षेत्रीय सुरक्षा और आतंकवाद विरोध पर केंद्रित है। कारण, रीजन, एस सी ओ इज़ अ मिलिट्री अलायंस सिमिलर टू नेटो। एस सी ओ नेटो के समान एक सैन्य गठबंधन है। तो ठीक है, ये वाला तो कथन सही है, मैंने आपको उस क्लास में ही बताया था कि रीजनल सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म के ऊपर फोकस करता है, और भी चीज़ें, इकोनॉमिक ऑपरेशन भी है, बट ये फोकस है, कोर फोकस है मतलब वो ना। और मिलिट्री अलायंस नहीं है नेटो की तरह, तो ये कथन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है राइट। तो इसके अंदर कौन सा लगेगा, आप सी कोड लगेगा। कौन सा कोड लगेगा आपका, सी। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो आप इसको एक यूरेशियन इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं, जो किसके ऊपर फोकस करती है, आपकी रीजनल सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म एंड कॉपरेशन। किन किन पर इसका ध्यान मुख्य रूप से केंद्रित होता है, क्षेत्रीय सुरक्षा, आतंकवाद रोधी उपाय और सहयोग पर, ठीक है। और इनकी एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज भी होती है, ओके, मेंबर जो नेशंस हैं इनके, उसको हम पीस मिशन एक्सरसाइज कहते हैं, राइट। ओके, तो बट क्या है कि एक्सरसाइज करते हैं पीस मिशन, बट इसका मतलब ये नहीं कि नेटो की तरह अलायंस है इनका, राइट। और एक काउंटर टेररिज्म जो उनका कोर फोकस है, इसमें जनरली एससीओ प्रायोरिटाइज करता है कि इसने 3 ईवल्स के खिलाफ फाइटिंग कर रखी है। कौन कौन से आपके, टेररिज्म, आतंकवाद, सेपरेटिज्म, अलगाववाद और एक्सट्रीमिज्म, उग्रवाद, ठीक है राइट ना। तो ये आपके मेजर थ्रेट्स माने जाते हैं आपके रीजनल स्टेबिलिटी के लिए, राइट। इन्हें क्षेत्रीय स्थिरता के लिए बड़े खतरों के रूप में देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्यूल प्राइस स्टेबिलिटी के ऊपर है ये, ईंधन की कीमतों में स्थिरता। तो एसोसिएशन ये कहता है कि फ्यूल प्राइस इन इंडिया समटाइम्स केप्ट स्टेबल डिस्पाइट ग्लोबल वोलेटिलिटी। भारत में ईंधन की कीमतें वैश्विक उतार चढ़ाव के बावजूद कभी कभी स्थिर रखी जाती हैं। तो रीज़न है इसका कि गवर्नमेंट में एब्जॉर्ब शॉक्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। कारण, सरकार मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए झटकों को स्वयं वहन कर सकती है। हाँ तो ठीक है, ये सही है स्टेटमेंट आपका। कई बार क्या होता है कि आपके क्रूड ऑयल के प्राइसेस आपने देखा होगा बढ़ जाते हैं, बट हमारे यहाँ प्राइसेस में कोई चेंज नहीं होता, ओके। तो दोनों कथन सही है, तो इसके अंदर जो ऑप्शन, जो आपका कोड ए है, कोड ए लगेगा इसके अंदर, ठीक है राइट ना। दोनों कथन सही है, और जो सेकंड स्टेटमेंट है वो पहले को जस्टिफाई करती है, करेक्टली एक्सप्लेन करती है। तो कई बार क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है इन इकोनॉमिक शॉक्स को एब्जॉर्ब कर लेती है, ताकि जो आपका इन्फ्लेशन है अंडर कंट्रोल रहे। और जनरली क्या होता है कि जो कॉस्ट बर्डन होता है वो गवर्नमेंट खुद ही उठा लेती है, मतलब वो कंज्यूमर को पास ऑन नहीं करती, जो होगा कि वो उसको खुद ही बर्डन को उठा लेगी, ठीक है राइट। या तो कुछ हिस्सा रख लेगी, या कभी कभी पूरा हिस्सा भी अपने पास रख सकती है, राइट। और गवर्नमेंट इन झटकों को कैसे झेलती है, ओके, क्वेश्चन आ सकता है सब्जेक्टिव लेवल पे। एक तो टैक्सेस को रिड्यूस करके, मतलब फ्यूल वगैरह के ऊपर, क्रूड ऑयल के ऊपर जो भी मतलब टैक्स वगैरह लग रहा है, ओके ठीक है राइट ना, पेट्रोल वगैरह के, डीजल के ऊपर इनके टैक्सेस को कम करके, तो टैक्स कम कर देगी तो क्या होगा कि जो आपका प्राइस है वहीं रहेगा, ठीक है। ये आपको सब्सिडीज़ मिल जाएंगी, मतलब वो आपको सब्सिडी दे देंगे, भैया इतना अमाउंट हम पे करेंगे, इतना आपको इसका पैसा मिल जाएगा, ठीक है, सब्सिडी हो गई। फिर बफर स्टॉक रिलीज, मतलब कई जगह आपके स्टोर रिजर्व्स बने हुए, जैसे पानी रिजर्वायर होते हैं ना, वैसे ही ऑयल के भी रिजर्वायर्स हैं, तो उन स्टॉक्स को रिलीज़ करके, मतलब उसमें क्या होता है कि ये शायद मैंने शायद किसी क्लास में बताया था आपको कि मतलब 8 से 9 दिन का मतलब हमारे पास स्टॉक होता है, इतना कितना इतना ऑयल रिजर्वायर्स होते हैं कि मतलब 8 से 9 दिन आपकी जो कंट्री है वो चल सके, ठीक है। फिर ट्रेड मेजर्स होते हैं कि मतलब आपके इंपोर्ट ड्यूटीज़ को जैसे कम कर दिया, जो असेंशियल आइटम्स हैं एक्सपोर्ट के उन्हें रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, बैन कर दिया। कोऑर्डिनेशन विद मॉनेटरी पॉलिसी, जो आपके रिवर्स रेपो रेट या जो रेपो रेट होते हैं उसके साथ तालमेल बिठाना, ठीक है। तो काफ़ी सारे आपके ऐसे तरीके होते हैं जिनसे जो गवर्नमेंट इन शॉक्स को एब्जॉर्ब कर लेती है, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका
टॉपिक रहा है करंट अफेयर्स का, सिक्किम स्टेटहुड, सिक्किम को राज्य का दर्जा। तो सेक्शन यही कहता है कि सिक्किम बिकेम अ पार्ट ऑफ इंडिया इन 1975। सिक्किम 1975 में भारत का हिस्सा बना। सही है जी, बिल्कुल सही है, 22वां राज्य। इसका रीजन कारण है कि इट वाज इंटीग्रेटेड आफ्टर अ रेफरेंडम एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। एक जनमत संग्रह और संवैधानिक संशोधन के बाद इसे भारत में एकीकृत किया गया। तो ये कथन सही है आपका, ठीक है, ये भी सही है और ये भी सही है। तो इसका अंदर कौन सा कोड लगेगा? आपका कोड ए लगेगा इसके अंदर, ठीक है। तो मतलब अगर हम इसके बैकग्राउंड की बात करें तो पहले जो यहाँ पे एक मोनार्की होती थी जिसको बोला जाता था चोग्याल, जो मतलब चोग्याल का शासन था, ठीक है, राइट ना, जो मोनार्की हुआ करती थी, राजतंत्र। फिर 1947 में व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, तो जो सिक्किम था वो प्रोटेक्टेड स्टेट बन गया, मतलब आप बोल सकते हैं कि एक संरक्षित राज्य बन गया इंडिया का। इसमें क्या होता है कि जो भी आपका डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स या कम्युनिकेशंस होते हैं वो इंडिया हैंडल कर रहा था, राइट, ओके। और बाकी जो इंटरनल ऑटोनॉमी थी वो राजा के पास ही थी, ओके। बट हुआ क्या कि एक टाइम बाद फिर वहाँ पे लोगों के बीच में डिससेटिस्फेक्शन होने लग गया, लोग खुश नहीं हुए। तो 1975 में फिर क्या हुआ कि एक रेफरेंडम हुआ और जो मेजोरिटी जो वोट था वो मतलब किसके उसमें गया कि भाई जो मोनार्की है इसको एबोलिश किया जाए और प्लस ज्वाइनिंग इंडिया एज ए फुल स्टेट ये माना गया, ओके, ठीक है, राइट ना। तो उसके अंदर दोनों स्टेटमेंट सही हैं आपके, और ठीक है, इसके अंदर कोड ही लगेगा आपका। नेक्स्ट है आपका ग्लोबल ऑयल प्राइसेस, दोबारा ये आ गया, ठीक है, वैश्विक तेल कीमतें। सेशन ये कहता है चेंजेस इन ओपेक डिसीजंस कैन इम्पैक्ट इंडियाज इकोनॉमी। ओपेक के निर्णयों में बदलाव भारत की अर्थव्यवस्था पर असर डाल सकते हैं। रीजन है आपका इंडिया डिपेंड्स हैविली ऑन क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स। भारत कच्चे तेल की आयात पर बहुत अधिक निर्भर है। हाँ, तो ये कथन तो सही है एकदम, और ये इनके डिसीजन से इंडिया से इकोनॉमी पे इम्पैक्ट डाल सकते हैं। तो ये कथन भी सही है आपका, इसके अंदर कोड ये लगेगा, ठीक है, ओके। अब ओपेक का डिसीजंस कैसे होते हैं मैंने आपको पहले बता दिया था कि वो ग्लोबल ऑयल सप्लाई को कंट्रोल करके रखते हैं, ठीक है। प्रोडक्शन कट कर दिया तो सप्लाई कम हो गई तो प्राइस के हाई हो गए, प्रोडक्शन बढ़ा दिया तो सप्लाई बढ़ गई तो आपके जो प्राइस है वो फॉल हो गए। तो डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं, ठीक है, राइट, जो इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइजेज हैं। बाकी अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया की इकोनॉमी कैसे इफेक्ट होती है, मैं आपको दो तीन इसके अंदर एग्जांपल दे दूँ और भी है वैसे। तो जैसे आपका करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाएगा। अब आपके अगर ऑयल प्राइजेस हाई हैं तो ऑयल प्राइजेस हाई होंगे तो जो आपका इंपोर्ट बिल है वो भी हाई होगा, ठीक है। जब इंपोर्ट बिल हाई होगा तो जो आपका ट्रेड बैलेंस है वो क्या होगा? ख़राब हो जाएगा। अब आपका इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, राइट ना, और एक्सपोर्ट कम हो रहा है तो आपका फिर करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा, राइट। फिर इन्फ्लेशन, जिसको आप कॉस्ट पुश कहते हैं, बहुत सिंपल सा आपने देखा होगा कि आप कभी सब्जी वब्जी लेने जाते होंगे तो बोल देंगे भाई पेट्रोल के मतलब प्राइसेस बढ़ गए हैं तो चीज़ें महंगी हो गई। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो बढ़ जाती है, ठीक है, प्रोडक्शन कॉस्ट है वो भी आपकी बढ़ जाती है, राइट। तो इससे क्या होता है कि जो प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो इकोनॉमी में राइज कर जाते हैं, ठीक है। तो इसको कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं। फिर फिजिकल बर्डन आ जाता है आपकी इकोनॉमी के ऊपर। अब जैसे मैंने आपको बता दें क्या क्या तरीके थे शॉक्स को एब्जॉर्ब करने के, राइट ना। जैसे फ्यूल टैक्सेस गवर्नमेंट ने कट कर दिए, ठीक है, आपको सब्सिडीज दे दी कि चलिए इतना पैसा हम आपको दे रहे हैं। इससे क्या होगा कि आपकी जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग है, ठीक है, राइट ना, ओके, और ये आप रेवेन्यू देख सकते हैं, राइट। तो इसमें क्या होता है कि जनरली जो अब आप ये जब कर रहे हैं, ओके, तो क्या होगा, ये पैसा तो गवर्नमेंट को अपनी जेब से देना पड़ेगा ना, ठीक है, उसके पास एक्स्ट्रा बर्डन होता जाएगा। तो इससे क्या होता है कि जो आपका जो फिजिकल डेफिसिट है वो और बढ़ जाएगा, राइट। तो ये मैंने पॉइंट्स लिख दिए हैं इसके अंदर, अगर आप नोट्स बनाना चाहें तो इसके बना सकते हैं इसके अंदर, ओके। नेक्स्ट, इलेक्शन रोल रिवीजन, मतदाता सूची का संशोधन। भाई बंगाल में होता है SIR, आपको पता है अराउंड 90 लाख जो वोटर्स थे उनको काट दिया गया, मतलब उसके अंदर से वो ना, मतलब उनके नाम काट दिए गए, वोटर्स को नहीं। तो सेशन कहता है आपसे रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स इज एसेंशियल फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। कथन ए, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए मतदाता सूचियों का संशोधन अनिवार्य है, ठीक है जी। रीजन का जो कारण है वो कहता है कि इट इंश्योर्स इंक्लूजन ऑफ एलिजिबल वोटर्स एंड रिमूवल ऑफ इनएलिजिबल एंट्रीज। यह पात्र मतदाताओं को शामिल किए जाने और अपात्र प्रविष्टियों को हटाए जाने को सुनिश्चित करता है। तो ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही हैं और ये वाला इसको जस्टिफाई करता है, ठीक है, करेक्टली एक्सप्लेन करता है। तो इसके अंदर आपका कोड ही लग जाएगा, राइट।
तो जो एक्यूरेट और अपडेटेड वोटर लिस्ट है ये आपके क्रेडिबल इलेक्शंस की बैकबोन होती है। ऑब्वियसली बात है कि अगर उसके अंदर मतलब बहुत ज़्यादा एरर है, ठीक है राइट ना, तो आप फिर भी ये नहीं बोल सकते कि जो इलेक्शन है वो मतलब निष्पक्ष चुनाव हुए, राइट। और जो ये इलेक्ट्रल रोल रिवीजन है ये कोर फंक्शन है आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का अंडर आर्टिकल 24 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इलेक्ट्रल रोल रिवीजन में किया जाता है कि मतलब एक पीरियोडिक टाइम पे उनकी अपडेटिंग होती रहती है। आपने देखा होगा कई बार आपके घर में आते रहते हैं वो, ठीक है राइट। और आपने ऐड भी देखे होंगे कि अगर कोई 18 साल से हो गया तो आप उसका नाम जाके मतदाता सूची में लिखा सकते हैं। आपको ऐसे एड्स दिखते रहेंगे। तो इलेक्ट्रल रोल रिवीजन क्या होता है आपका कि जो भी आपके एलिजिबल वोटर्स हैं उनको ऐड ऑन करना, जैसे जो 18 साल से के हो गए उनको ऐड ऑन करना, जो मर चुके हैं या जो वोटर दूसरे राज्य में शिफ्ट हो गए हैं, ठीक है राइट ना, उनको रिमूव करना। कई बार क्या होता है कि लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चले जाते हैं, ठीक है राइट। और जो भी एरर्स हैं या फिर डुप्लीकेट हैं तो उनको करेक्ट करना। अभी हमने न्यूज़ में देखा था कि एक ही नाम पे पत्नी कितने वो बने हुए थे, मतलब वो आधार कार्ड भी थे, फिर उन्हीं के नाम पे वो क्या करते हैं वो आपके ये जो मतदान कार्ड होते हैं इनको ही बना देते हैं, राइट। तो ये आपका इलेक्ट्रल रोल रिवीजन के अंडर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साइबर क्राइम ट्रेंड्स, साइबर अपराध के रुझान। असर्शन कहता है आपसे इंक्रीजिंग इंटरनेट पेनिट्रेशन हैज लेड टू अ राइज इन साइबर क्राइम केसेस। इंटरनेट की बढ़ती पहुंच के कारण साइबर अपराध के मामलों में वृद्धि हुई है। बिल्कुल सही है जी बात। रीजन कहता है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर फ्रॉड एंड डेटा थेफ्ट। कारण डिजिटल प्लेटफॉर्म धोखाधड़ी और डेटा चोरी के अवसर प्रदान करते हैं। ठीक है, ये दोनों कथन सही हैं। आपके राइट, यहाँ पे कोड ए लगेगा आपका, ये इसको सही जस्टिफाई करता है। अब देखिए इसके कुछ चीज़ें हैं कि मतलब जैसे जैसे है ना आपका, अब आज देखिए आजकल, पहले तो डेटा बहुत महंगा होता था, मतलब ओके ना, वो भी 2G चलता था उस टाइम पे भी, 3G हुआ, 4G, अब तो 5G हो गया, ठीक है राइट ना, 6G की भी टेस्टिंग हो रही है। तो पहले क्या होता था कि लोग इंटरनेट पे मतलब जो उनका ऑनलाइन वर्ल्ड टाइम था वो बहुत कम होता था, लेकिन जब से आपका डेटा चीप हो गया, स्मार्टफोन्स भी चीप हो गए हैं, तो हर आदमी के हाथ में मोबाइल फ़ोन्स आ चुके हैं, ठीक है राइट। तो जितने ज़्यादा यूजर्स बढ़ते गए तो उतने जो पोटेंशियल विक्टिम्स थे वो भी बढ़ते गए, यानी जो संभावित शिकार थे उनकी संख्या भी बढ़ती गई, क्योंकि यूजर्स ज़्यादा होते गए। पहले क्या था, यूजर्स बहुत कम थे तो जो पोटेंशियल विक्टिम्स होते थे कम होते थे, लेकिन जैसे यूज़र बढ़ते जा रहे हैं तो वैसे ही जो आपके पोटेंशियल विक्टिम्स है वो भी बढ़ते जा रहे हैं। फिर क्या था, आपने देखा होगा कि आजकल आप बहुत सारी चीज़ें आप ऑनलाइन ही करते हैं, जैसे ऑनलाइन बैंकिंग है, यूपीआई, ई कॉमर्स है, ठीक है, अमेजोन से आपने कुछ मंगा लिया। तो आपने डे बाई डे देखा होगा कि आपके ओटीपी स्कैम्स होते हैं या फिशिंग होती है या फेक पेमेंट लिंक्स आएगा आपको, राइट ने, कि बैंक से आएगा कि आप अपने आपका जो केवाईसी है उसको अपडेट कीजिए। आपने जैसे ही उस लिंक पे क्लिक किया, ठीक है राइट, आपका जो डिटेल्स है उनके पास चले गए। या ओटीपी स्कैम्स होते हैं, बातों बातों में कॉल करेंगे और एकदम से पूछ लेते हैं आपसे कि ये चीज़ ओटीपी के बारे में, वो ना, तो ऐसे आपने फ्रॉडस्टर्स के बारे में सुना होगा। फिर दूसरा क्या होगा कि लो डिजिटल लिटरेसी है, मतलब कि अब जैसे हम लोग तो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रहने वाले हैं तो आपको इन चीज़ें पता चलती रहती है। जैसे रूरल एरियाज़ वगैरह है या कई जगह मतलब इंटरनेट पेनिट्रेशन तो हो गया है, लेकिन जो उसके बारे में अवेयरनेस है वो अभी तक वहाँ नहीं पहुँची है। लो डिजिटल लिटरेसी के कारण, जो कम डिजिटल साक्षरता, उसके कारण क्या होता है कि जो साइबर जोखिम है, साइबर रिस्क है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं फिर, ठीक है। सेफ ऑनलाइन प्रैक्टिसेस नहीं पता लोगों की, भैया ओटीपी कैसे आना चाहिए और आपका पासवर्ड कैसा होना चाहिए, ओटीपी किसी को नहीं बताना या कहीं लिख के नहीं रखना, ऐसे करके वो नो। तो इनसे क्या होता है कि उनको वल्नरेबल बना देता है स्कैम्स के लिए, राइट। वो आसानी से घोटालों का शिकार आसानी से बन जाते हैं। तो डिजिटल लिटरेसी भी काफ़ी कम है, तो कोड ये लगेगा उसके अंदर, राइट, कोड है आपका सही आंसर होगा। सो दैट इज़ फॉर द डे गाइस, और प्लीज़ हिट द लाइक बटन और हमारे चैनल को प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को दूसरे एस्पिरेंट्स के साथ आप शेयर कर सकते हैं। प्लस आपके जो भी फीडबैक, सजेशन, डाउट्स हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। हमारा चैनल है दून जीके वैली, आप उसको इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर सकते हैं। So thanks for watching and happy learning. Please take care of yourself and your environment too. Jai Hind, Jai Uttarakhand.